मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आदरणीय बलिहारी बाबूजी ने जो कहा कि जो बजट परोसा गया है उसमें हाथ काट लिए गए हैं, और आज जब मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, जो जवाब दे रहे थे सदन में, ऐसा लग रहा था कि पिछले 4 साल से जितनी भी मर्यादाएं हैं, संविधान, परंपराएं हैं, जितनी भी, उसके दायरे में रहते सरकार काम करती रही है। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था। मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना भारत के लोकतंत्र में कभी भी लोकतंत्र व्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है। अगर दिल्ली की सरकार ने राज्यसभा में 3 कानून, जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारंट हैं, अपना बहुमत नहीं था उनका, और बहुमत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया। और वही सीख करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। जो बड़ा हाउस है, अपर हाउस है, पिछली बार भी जब सत्र बैठा था, किसी की परवाह नहीं की सरकार ने, बहुमत की परवाह नहीं की, और सदन में मनमानी कर करके बहुमत के खिलाफ सभी के सभी बिल पास करा लिए थे। एमएलसी चिल्लाते रहे, सदन के सदस्य केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, जितने भी माननीय सदस्य थे, सब अपनी बात रखना चाहते थे, कहना चाहते थे, लेकिन कोई परवाह सरकार ने नहीं की। उस समय के सभापति ने पूरा का पूरा सदन में जो मनचाहा करना चाहते थे, बहुमत को दबा करके उन्होंने पास कराए बिल। और कल ही रात को सभी एमएलसी धरने पर थे। जो नए, जिन्हें मौका मिला है काम करने का, और जिन्हें परंपरा निभाने का मौका मिला है, संविधान की मर्यादाओं को बचाने के लिए कुर्सी पे बैठे हैं, किसी की परवाह नहीं की और सभी बिल पास कर दिए। सदन में बैठे रहे एमएलसी, बहुमत विपक्ष का है। ये सरकार बहुमत को दबाना चाहती है, और दबाना नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जो देख रही है कि लोकतंत्र व्यवस्था में हमें अधिकार जिन्हें दिए गए हैं, हमारे, जो हमारी बात रख सकते हैं सदन में, उनका बिना सुने पूरे के पूरे बिल पास करा दिए। ये बात कर रहे हैं परंपराओं की। और पता नहीं, पूरे के पूरे भाषण में जैसे दिल्ली भूल गई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, बढ़ चढ़ करके कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा काम करेगी, ऐसे फैसले लेगी जिससे कि देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और वहीं उनको नकल करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। राज्यपाल महोदय जी का उनका अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे, किसी ने $1 ट्रिलियन की बात की हो तो बता दें हमें। उसी तरह दिल्ली ने अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए कई घंटों रात भर जग करके भाषण दिए गए, सुना गया। आज जमीन पर देखिए उन गोल्स का क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आखिरकार कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया? हमें सरकार बताए कि कौन सी एसेट क्रिएट कर दी है। अगर दिल्ली की सरकार कुछ बड़ी चीजें बेच रही है,
अगर बड़ी चीजें दिल्ली की सरकार बेच रही है तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार छोटी छोटी चीजें बेच दे रही है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसका कोई विजन नहीं है, दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पे ठप्पा लगाना। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, एमओयू का एमओयू करती है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट मीट्स हुए हैं, कम से कम अब सरकार को बता देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मीट के सहारे इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। मुझे पता नहीं क्यों सरकार के मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट ही भूल जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। जिस प्लेटफॉर्म पे जनता को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये इन्वेस्टमेंट लाने का उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, इस सेक्टर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं, वहां पर देखो भाषा क्या है। आज भी नई भाषा, नया शब्द इस्तेमाल हुआ है आज सदन में। अब उन बातों में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भाषा, और क्या भाषा है उनकी, आज भी कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। पहले तो वो बात सुन लीजिए जो कहा है उन्होंने। सुना है कुछ बहुत अच्छा कहा उन्होंने सदन में। अगर आपको याद हो तो आप बता दीजिए। आपको याद है? मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा हुआ कि मेरा मैसेज खुलने से पहले आपने बता दिया। बताओ, कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमारे आप में कटुता नहीं होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, हमें एक दूसरे को अपना बताना चाहिए सदन में, वो क्या कह रहे हैं? पटक के मारना चाहिए। बताओ, आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से तो वैसे ही नाराज है, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे। और नहीं मानते जरा पूछ लो। इसलिए सोचिए, एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपके एक्सप्रेसवेज की। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है। और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। समाजवादी सरकार में हरदोईगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था, आपके एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था थर्मल बेस, आपका ललितपुर में लगा, आपके इलाहाबाद में लगा, आपका अंबेडकर नगर में लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से पटकना, ठोकना, ये सब तो आता है, लेकिन कभी थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात क्यों नहीं आती है? और फिर 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाई? ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला, अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया। और फिर कह रहे हैं कोविड में तो न जाने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए इन्होंने। याद कीजिए वो कोविड का समय,
जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा मजदूरों को जरूरत थी, क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम कर रहे लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को ये याद है कि कितने मजदूरों लोगों की जान चली गई? क्या दिल्ली की सरकार बता पाएगी कि कितने मजदूरों की जान गई है देश में? और उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। 90 मजदूर गए हैं जिनकी जान गई है। चलते चलते वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन बेचारे लोगों के परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी कहा हो, सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? क्या एक बार भी सरकार ने यह कहा सदन में कि हमें दुख है इस बात का कि हम मजदूरों को सही इंतजाम नहीं कर पाए, और वो लोग अगर घर गए तो घर भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनकी जान चली गई। उन 90 के 90 परिवारों की अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से, अपनी पार्टी के लोगों से सहयोग लेकर के 1-1 लाख रुपए की मदद की है। क्या दुख की कल्पना कर सकते हैं आप? क्या गुजरा होगा एक के साथ? एक ने, जिसने ऑटो लिया, लोन लेकर के उसने बैंक से ऑटो ले लिया, लेकिन लॉकडाउन लग गया, वो कारोबार नहीं कर पाया, पैसा जमा किस्त के नहीं दे पा रहा था, घर किराए पे तो नहीं दे पा रहा था। उसने ये फैसला लिया कि मुंबई से वो वापस पहुंच जाएगा अपने घर, जौनपुर पहुंच जाएगा। जब वो अपने परिवार को लेकर के चला तो रास्ते में जौनपुर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार के पत्नी का देहांत हो गया उस एक्सीडेंट में, बच्चे का देहांत हो गया। अगर सरकार ने मदद की हो तो बता दे। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो हमारी समाजवादी पार्टी अब्बू आसिम आजमी ने मुंबई में उस परिवार को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया था। इसी तरह एक मां गर्भवती महाराष्ट्र से चली, पैदल पैदल चलते आई और ललितपुर में बैठ गई जाकर के, और गर्भवती मां, बच्ची पैदा हुई। 2 घंटे इंतजार किया उसने, कोई मदद होगी उसकी। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। उसके बाद वो बच्ची के साथ वो अपने गांव पहुंच गई, ललितपुर। वो दलित परिवार की मां थी। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर गए और उसकी मदद कर करके आए। बताओ, ये बातें कहीं क्या सरकार ने? और न जाने कितने लोग परेशान हुए इलाज में, बीमारी में। क्वारंटीन सेंटर में सांप आया, डस गया एक चौहान परिवार के नौजवान को, जान चली गई उसकी। इन्हें बहुत कुछ याद है, सब चीजें गिना रहे हैं। ये चेसिस नंबर है, ये नंबर रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी है। क्या इनको मां याद नहीं आ रही? क्या वो मजदूर याद नहीं आ रहे? आखिरकार सवाल क्या है? और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला, फर्जी इनकाउंटर, लोगों को डरा करके राजनीति कर रहे हैं। ये डरा करके राजनीति करने वाले इसलिए राजनीति कर रहे हैं, डरा करके, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि जनता इस बार इन्हें हटा देगी। ये जो तीनों कानून हैं उसकी खिलाफत समाजवादी पार्टी ने की है, पूरे किसान उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान की सुविधा के लिए बजट में क्या इंतजाम किया। कहते हैं कि 1 लाख करोड़, दिल्ली वाले कहते हैं कि 1 लाख करोड़ हमने दिया है मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में मंडियां बनी हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए क्या इंतजाम किया आपने? मंडियों को कितना बेहतर किया है? मंडी कैसे बेहतर होंगी? और मैं जानना चाहता हूं कि किसान को आखिरकार एमएसपी कहां मिलेगी? वो स्थान बताएं जहां पर एमएसपी मिलेगी। मैंने तो सदन में कहा था कि देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के क्षेत्रों में एमएसपी नहीं मिला है। और जो इतने लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पता कर करके आए। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के किसी जिले में किसी भी किसान को एमएसपी धान की नहीं मिली है। गन्ने का आज भी बकाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसानों का गन्ने का बकाया है आज। उनके पड़ोसी जिलों में 100-100 करोड़ बकाया है गन्ने का। उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं गन्ने पैदा करने वाले, गन्ना अभी भी उनका बकाया है। बताओ क्या इंतजाम किया उनको पैसा देने के लिए किसान का?
कोई इंतजाम नहीं। इसलिए जो बजट बना है, कम से कम बजट में ये तो बता देते कि स्मार्ट सिटी कौन सा बनाया है, कहां बना है स्मार्ट सिटी। कोई स्मार्ट सिटी बना हो तो बता दें हमें। जो मेडिकल कॉलेज हैं, इस कॉलेजों का बजट कम हो गया, जो इंतजाम होना था वो कम कर दिया। अगर बजट मेडिकल कॉलेज का नहीं होगा तो बनेगा कैसे मेडिकल कॉलेज? स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होंगी अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे? और नया कि हमने वेंटिलेटर्स दे दिए बहुत सारे, 2 लाख आइसोलेशन बेड बनाए थे। गिनती में कितने भी गिन लीजिए, गिनती कितनी भी बता दीजिए। और वो सब बेड बने भी थे तो वो इसलिए बने थे कि पैसा निकाल लिया जाए, इसलिए बेडों की तैयारी हुई थी। और जितने वेंटिलेटर्स दिए गए, जब कोविड का थोड़ा बहुत कम हुआ, जब अस्पतालों में इलाज मिलने लगा, तब जाकर के वेंटिलेटर पहुंचे हैं। और वेंटिलेटर पहुंच भी गए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने वेंटिलेटरों के पैकेट खुल गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेंडर में देरी हुई हो, उसमें कुछ वजह रही हो टेंडर में, उसके बाद जब पहुंच भी गए हों तो अभी भी डब्बों में बंद हों वेंटिलेटर। वेंटिलेटर डब्बों में बंद है, शायद सरकार के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। आप जानकारी कर लीजिए। मिड डे मील का पता नहीं कहाँ है, बच्चों को दूध मिलता था वो पता कहाँ नहीं है, फल जो मिलते थे वो पता नहीं, जूतों का हाल क्या है, स्वेटर पता नहीं कहाँ गए। और फिर डिफेंस एक्सपो के लिए न जाने क्या क्या बातें कही गई थी। वही रिवर फ्रंट पे शानदार हेलीकॉप्टर उड़ाए गए थे, नई नई तरह की नाव लाई गई थी। और जैसे ही एक्सपो खत्म हो गया वो सब कुछ चला गया नज़ारा। और एक्सपो के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट आना था वो कहाँ पर है आज, और जो MOU किए गए थे वो कहाँ हैं आज। इसलिए ये बजट आखिरी बजट था, ये विदाई बजट था, और अब तो खेल खत्म सरकार का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि 5 साल में उनका जीवन बदलेगा। किसान सोच रहा था उसका भाग्य खुल जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। नौजवान सोच रहा था उसका काम, रोजगार, नौकरी मिल जाएगी। महिलाएं सोच रही थी उनके कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। हर एक वर्ग को निराश किया है। मजदूरों को इतना धोखा किसी सरकार ने दिया हो जितना मिला है सरकार ने। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। अब जनता विदाई के लिए तैयार है। और अगर एक एक सेक्टर की बात करें तो कोई नया काम नहीं दिखाई देता। सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की ही योजना है इस सरकार के पास, और कोई नई योजना नहीं है।